Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So I hope you all are doing good and you have revised everything which we have done in the last classes. We have started with a new chapter, magnetic effect of electric current. So yesterday we have covered what is a bar magnet, what are the magnetic field lines due to a straight conductor, a circular loop and a solenoid. So I hope those things were clear to you, and today we'll start another topic, that is force on a current carrying कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. देखो कल हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं. जैसे हमने एक बार मैग्नेट देखा था, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. फिर हमने देखा था करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सर्कुलर लूप में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती है और सोलेनॉइड में बार मैग्नेट जैसी बनती है. अब हम देखेंगे अगर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इंसर्ट किया तो वो कैसे बिहेव करता है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है, वो किस साइड मूव होता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे. सो टेक आउट योर बुक्स and start reading with this topic, page number 230 in old NCERT. So we have learned that an electric current flowing through a conductor produces magnetic field. अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. The field so produced exerts a force on the magnet placed in the vicinity of the conductor. French scientist André Marie Ampère suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. जो मैग्नेट है ना वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन एन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम देखो एक्टिविटी देखते हैं. ये वाली एक्टिविटी है जिसमें हमने ना एक एल्यूमिनियम की रॉड रखी है, एक बार मैग्नेट रखा है, फिर उस एल्यूमिनियम की रॉड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से. फिर हमने देखा कि ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है ना ये किस साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम की रॉड के साइड में ही एक बार मैग्नेट भी रखा है जो कि स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है. सॉरी, बार मैग्नेट की शेप तो ये होती है. दिस इज बार मैग्नेट एंड दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट. तो हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा है और उसके थ्रू हम देख रहे हैं कि ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है ये कैसे डिफ्लेक्ट होगी. तो एल्यूमिनियम की रॉड को कुछ हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है और इसके दोनों एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है ऐसे, इधर से एंड देन अगेन ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से एक स्टैंड जा रहा है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है. आपको इतना कुछ नहीं देखना. अब ये जो है नीचे वाला ये है नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का और ऊपर है साउथ पोल. नीचे है नॉर्थ पोल, ऊपर है साउथ पोल. ये है एल्यूमिनियम की एक रॉड एंड दिस इज द बार मैग्नेट. अब अगर करंट फ्लो होगा इसमें एल्यूमिनियम रॉड में, तो अगर करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिज्म शो करने लगता है, तो ये रॉड भी डिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स द मैग्नेट. रीड करते हैं हम एक्टिविटी को. Take a small aluminium rod AB. This is the small aluminium rod AB. Using two connecting wires suspended horizontally, place a strong horseshoe magnet in such a way that rod lies between the two poles. देखो रॉड इन दोनों के पोल्स के बीच में है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में. ऐसे हमने रॉड को प्लेस करना है बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी क्योंकि करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो करंट तो ऐसे फ्लो होगा ना. This will be the direction of current. Now for this, to put the north pole of the magnet vertically below the south pole, connect the aluminium rod in series with a battery, pass current through the aluminium rod. After passing the current, what do we observe? That this rod starting magnetizing, इसमें magnetism produce होने लगा और ये deflect होने लगे towards the bar horseshoe magnet. Pass a current, what do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. ये left side में displace होने लगेगी. इस book के diagram के according ये left side में displace होने लगेगी. Now you will notice that rod gets displaced. Reverse that now.
देखो जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, क्योंकि करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ना, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। अभी ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो रॉड की डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी। ये पॉइंट आपको नोट करना है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज नाउ टूवर्ड्स द राइट। So now coming to this paragraph, the displacement of the rod in the above activity suggests that force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. अब देखो इस हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ एरिया होता है जहाँ तक हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो मैग्नेट है ना, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिस वजह से ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में। और ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। सो एक फोर्स है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका? एल्यूमिनियम रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर डिफ्लेक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम रॉड का। और ये कौन सा फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट। It is also suggested that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. अगर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, या वाइस वर्सा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली अपवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अगर हमने नॉर्थ पोल को नीचे रखा था, साउथ पोल को ऊपर रखा है, तो एल्यूमिनियम रॉड टुवर्ड्स द हॉर्सशू मैग्नेट डिस्प्लेस होगी। लेकिन अगर हमने नीचे साउथ पोल को रखेंगे, ऊपर नॉर्थ पोल को रखेंगे, तो ये अवे फ्रॉम द हॉर्सशू मैग्नेट डिस्प्लेस होगी। ये डिफरेंस है। तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करने से भी इसमें डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ रहा है, और अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा। Interchanging the two poles of the magnet, it is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod gets reversed. It shows that direction of force on the conductor depends on the direction of current and direction of the magnetic field. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड किस किस पे कर रहा है? एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों चीज़ों पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस चीज़ का डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये कहाँ डिस्प्लेस होगी। So it is depending on two things. First is the direction of current, and second is the direction of magnetic field. Second is direction of magnetic field. तो इन दोनों चीज़ों पे जो डिस्प्लेसमेंट है रॉड की वो डिपेंड करेगा। ये पॉइंट को आप अपने साइड में एनसीईआरटी में लिखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेकंड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Experiments have shown that the displacement of the rod is the largest or the magnitude of the force is the highest. देखो डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलो, एक ही बात है, क्योंकि डिस्प्लेस ये हो रही है, और ये डिस्प्लेस हो कैसे रही है? फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो रही है। So either you can say the direction of force or the displacement of the rod. Both are the same things. So displacement of the rod is the largest or the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. Point to be noted. जब इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी ना, तब सबसे ज़्यादा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा और तब सबसे ज़्यादा ये रॉड डिस्प्लेस होगी। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट is perpendicular to direction of magnetic field, तब जो फोर्स है वो हाईएस्ट होगा, फोर्स हाईएस्ट होगा, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। सो नोट डाउन दिस पॉइंट, व्हेन the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, then the force will be highest or the displacement of this aluminum rod will be the maximum when they are perpendicular to each other.
इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. अब देखो ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों परपेंडिकुलर है. अब किस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी ये पता लगाने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है. अब इस रूल में क्या होता है, आपको ना अपने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली रखना होता है. आपको थंब लेना है, फर्स्ट फिंगर लेनी है और मिडल फिंगर. देखो इनको ऐसे परपेंडिकुलर, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है ना. अब देखो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है. तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. तो तीनों फिंगर्स को आपको परपेंडिकुलरली प्लेस करना है. ये लेफ्ट हैंड है, कल हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल. इस डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो अगर ये ऐसे यू हैव टू रैप योर फिंगर्स तो हमें डायरेक्शन मिलती है. आज है लेफ्ट हैंड का थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, थंब नहीं. ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर. अब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सब कुछ परपेंडिकुलर रहेगा. इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओगे ना ये परपेंडिकुलर ही रहेगा. बट सबसे पहले आपको अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन करना है ताकि ये तीनों फिंगर्स पर, ये थंब, ये दोनों फिंगर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किसका, एल्यूमिनियम रॉड का. और ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और ये रिप्रेजेंट करता है करंट को. तो FMC, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रख सकते हो. ये है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट. FMC, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर करंट. FMC ऐसे रखना है आपको. तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपको अपनी इस फिंगर को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है. ऑब्वियसली फिर ये परपेंडिकुलर आएगी. अब देखो क्या डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो आपने अपनी फिंगर को इधर रखा, करंट नीचे जाएगा तो थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन. जो भी रॉड होगी वो कहाँ डिस्प्लेस होगी, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, करंट ऐसे जाएगा तो ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती तो आप कुछ भी ये चेंज कर सकते हो. बस याद रखना FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर मदर चाइल्ड, FMC. Let's read Fleming's left hand rule now. So in this activity, in this one, we consider the direction of the current and the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स भी परपेंडिकुलर आएगा ना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर हैं. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट तीनों परपेंडिकुलर हैं तो वो भी परपेंडिकुलर ही होगा. The three directions can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and the middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field, अगर पहली finger magnetic field की direction को point out करेगी, then middle finger will point out in the direction of current, then thumb will point out in the direction of motion or the force acting on the conductor. जिस भी डायरेक्शन में ये मूव करेगा कंडक्टर, उस डायरेक्शन में हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी. So devices that use current carrying conductors are and magnetic field include इलेक्ट्रिक मोटर, जो भी हमने घर में मोटर यूज़ करते हैं, जनरेटर्स यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, इन सब में हम ये यूज़ करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो भी ये सब यूज़ करते हैं. अब देखो एक ना एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, ये वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये इसको देखते हैं. इसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड. एक बार हम डायग्राम भी बना देते हैं. ये है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को ना B से रिप्रेजेंट करते हैं, B. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन. अब आप सबको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है ना. तो करंट की डायरेक्शन होगी ये. अब देखो अपने फिंगर्स को अरेंज करते हैं हम इस पोजीशन में. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है. करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है. तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. देखो कुछ ऐसे अरेंज होगी, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. ये देखो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है,
तो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इनटू द प्लेन, दिख रहा है। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इनटू द प्लेन लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। इनटू द पेज होगा। आप अपने फिंगर्स यूज करिए और इसको करिए। मैग्नेटिक फील्ड यानी इस वाली फिंगर को इधर की तरफ पॉइंट आउट करिए, करंट को ऊपर यानी मिडल फिंगर को ऊपर रखिए, इसको इधर रखिए, ऐसे ऐसे होगा, तो ये अंदर जाएगा, इनटू द प्लेन होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था इजी सा टॉपिक कि कितना फोर्स लगता है। बस हमें फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स भी हाईएस्ट होगा और फोर्स भी परपेंडिकुलर ही होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीनों परपेंडिकुलर होता है तब फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, और ये रॉड या फिर कोई भी कंडक्टर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस तभी होता है जब ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, पढ़ा था ना। इलेक्ट्रिसिटी की दो यूजेस थे, एक तो हीटिंग इफेक्ट था और एक मैग्नेटिक इफेक्ट था। हीटिंग इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा और मैग्नेटिक इफेक्ट हम इस वाले चैप्टर में देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। So let's rub this, then I'll explain you what is electromagnetic induction. I hope this topic is clear to you. Fleming's left hand rule. Starting में this rule will trouble you, but धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, हैंड अपने आप आपका मूव करेगा और बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए तभी मूव करेगा। So we have studied when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences force. जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर होंगे तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, और उस केस में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, इस फोर्स की वजह से ही तो कंडक्टर मूव हो रहा है। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स कंडक्टर। दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि या तो जो कंडक्टर है वो ही मूव कर रहा है, कंडक्टर ही मूव कर रहा है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। पहली कंडीशन तो ये कि कंडक्टर मूव कर रहा है, और सेकंड कंडीशन बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर ये कंडक्टर है इसके अराउंड जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर, अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। तो फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सेकंड केस में कंडक्टर फिक्स है, तो दोनों ही डिफरेंस है ना। पहले में कंडक्टर मूव कर रहा है, दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। What will happen? This was first studied by English physicist Michael Faraday. अब ये वाला किसने स्टडी किया था? एम्पियर ने ना, यस, एंड्रे मैरी एम्पियर ने क्या स्टडी किया था कि कितना फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने स्टडी किया है? फैराडे ने। पहले वाला केस स्टडी किया था एम्पियर ने, ये किया है फैराडे ने। सो फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि मूविंग मैग्नेट कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका रिवर्स हमने पहले ही देख लिया था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था। फैराडे ने क्या डिस्कवर किया कि मैग्नेट के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। अब आपको फिर से एक एक्टिविटी करनी है जिसके थ्रू इन्हें पता चला कि अगर हम एक मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है। उसके लिए आपको एक कॉइल लेनी है, वायर लेनी है AB, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे।
कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट करते हैं हम? ताकि वो करंट को मेजर कर सके. टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट. पिछली एक्टिविटी में हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया था, इसमें हमें बार मैग्नेट लेना है. उसके नॉर्थ पोल को मूव करना है टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल. फिर आपको देखना है कि कुछ चेंज हुआ क्या. देखो इसका डायग्राम ना ऐसा है. एक आपको बार मैग्नेट लेना है और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स करने हैं. जैसे ये टर्न्स है, ये है A, ये है B. ये बार मैग्नेट नहीं है, ये कंडक्टर है. अब आपको एक लेना है मैग्नेट. ये उसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. अब हमें इसको किससे कनेक्ट करना है? गैल्वेनोमीटर से. अब आपको क्या करना होता है ना, इसको बार मैग्नेट को ना इस कॉइल के अंदर लेके जाना होता है. अब जैसे ही हम इस कॉइल को अंदर लेके जाते हैं ना, इस गैल्वेनोमीटर में ना डिफ्लेक्शन होने लगती है. जैसे ही दूर लेके जाते हैं फिर डिफ्लेक्ट होता है, जैसे ही अंदर लेके जाते हैं डिफ्लेक्शन होती है, फिर दूर लेके आते हैं फिर डिफ्लेक्शन होती है. तो ये था, देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट. अगर हमने इसको अंदर इंसर्ट किया तो समझो गैल्वेनोमीटर में राइट में एक डिफ्लेक्शन हुई. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल. डिफ्लेक्शन तो तभी होगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हम क्यों यूज करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए. तो जब हमने इस मैग्नेट को इसमें इंसर्ट किया तो एक डिफ्लेक्शन हुई, जिसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है. द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो द मोमेंट मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप. अगर ये मैग्नेट मूविंग है ना, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. यही तो फैराडे ने बोला था कि मूविंग मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो अगर ये मैग्नेट मूविंग है, यानी अगर हमने इसको अंदर किया डिफ्लेक्ट होता है. जैसे ही बाहर किया मोशन स्टॉप हो गया मैग्नेट का, तो डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो गई. जैसे ही इसका मूवमेंट बंद हो रहा है डिफ्लेक्शन भी बंद हो रही है. जैसे ये मूव हो रहा है डिफ्लेक्शन भी हो रही है. नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर हमने इसको बाहर निकाला तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ. अंदर किया तो राइट में डिफ्लेक्ट किया. अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट. अगर ये राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है यानी कि करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. अगर ये राइट जाता है तो करंट की डायरेक्शन है, अगर ये लेफ्ट जाता है तो वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट. फर्स्ट के ऑपोजिट में, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा है. प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉइल बी. इसको स्टेशनरी रखो बी के पास, बी एंड के पास. वी सी द गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट. फिर से राइट में जा रहा है क्योंकि नॉर्थ पोल जब भी पास में आएगा तो वो राइट में डिफ्लेक्ट होगा, और नॉर्थ पोल जब भी दूर जाएगा तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा. यानी कि राइट और लेफ्ट में डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है दोनों. नाउ प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी टू अ पॉइंट नियर टू द कॉइल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल. वी सी द गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट when the coil is moved towards the north pole of the magnet. जब भी B के पास जाएगा नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन होगा. Similarly the needle moves towards the left when the coil is moved away. जब दूर किया तो लेफ्ट गया, जब पास किया तो राइट गया. When the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drops to zero. अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी है ना तो डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, कहीं भी नीडल मूव नहीं करेगी. लेकिन जैसे ही मैग्नेट या कॉइल मूव करेगा तो ये राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा. अगर नॉर्थ पोल पास में जा रहा है तो राइट में डिफ्लेक्ट होगा, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है. नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? उससे पहले हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है. इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है. द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट. देखा था ना, जब भी ये दोनों स्टेशनरी रहेंगे, कॉइल भी और मैग्नेट भी, जब भी ये दोनों स्टेशनरी होंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन आएगी. इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे. You can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection in the galvanometer would just be opposite to the previous one. This is obvious ना. अगर नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो राइट में डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अगर साउथ पोल को लेके आएंगे तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा. डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी अगर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पॉइंट बी के पास लेकर आए तो. The deflection in the galvanometer would be opposite when the coil and the magnet are both stationary. There will be no deflection. It is thus clear from this activity that motion of a magnet
with respect to the coil produced an induced potential difference which sets up an induced electric current. तो ये ना इंड्यूस हुआ है क्योंकि खुद से नहीं था ना करंट. अगर करंट किसी चीज़ की वजह से आ रहा है, जैसे इसमें करंट मूवमेंट की वजह से आ रहा है, मोशन की वजह से आ रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट है. अगर खुद से यहाँ पे अगर हम बैटरी लगाते, कॉइल है, कॉपर की वायर लेते, तो करंट ऑब्वियसली फ्लो करता. अब देखो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, देखो हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया ना, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है. और मैग्नेट को मूव करें तो देखो मैग्नेट के मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही. नहीं तो अब तक तो हमने यही पढ़ा था ना कि किसी भी कॉपर वायर को या किसी भी वायर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब भी करंट फ्लो होता है. लेकिन यहाँ पे विदाउट बैटरी करंट फ्लो हो रहा है. क्यों हो रहा है? मूविंग मैग्नेट की वजह से या मूविंग कॉइल की वजह से. तो इस मूवमेंट की वजह से इंड्यूस्ड करंट आया है. करंट इंड्यूस हुआ है, खुद से नहीं था. अगर बैटरी होती तो हम बोलते हैं ना करंट फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है. इस मूवमेंट की वजह से एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस आया. इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि हमने इंड्यूस किया है, यहाँ पे मूवमेंट करके इंड्यूस किया है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस हुआ है सर्किट में. तो देखो अब हमने नई चीज़ सीखी कि हम बिना बैटरी के भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट. तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI. मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना. ये वर्ड याद रखना. आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि करंट फ्लो होने लगा. इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये माइकल फेरेडे के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट. नाउ let us perform variation of activity 13.8 in which the moving magnet is replaced by current carrying coil and the current in the coil can be varied. अब हमने मूवमेंट जो मैग्नेट था ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक करंट कैरिंग कॉइल से. इस मैग्नेट को नहीं रखेंगे, अब एक करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे, तब देखेंगे कि करंट कैसे चेंज होगा. अब आपको दो कॉइल लेने हैं. यहाँ पे तो हमने एक ही कॉइल लिया था. Now you have to take two different coils of copper wire having large number of turns, 50-100 turns. Insert them over a non-conducting cylindrical roll. किसी भी non-conducting cylindrical roll के ऊपर आपको insert करने हैं बहुत सारे कॉपर के टर्न्स, कॉपर वायर के टर्न्स. As shown, connect the coil 1 having large number of turns in series with a battery and a plug key and also connect other coil 2 with galvanometer. देखो एक कॉइल को तो हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और दूसरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर. एक बार डायग्राम बना लेते हैं. आई होप EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज क्लियर टू यूथ. बस EMI में यही याद रखना है कि बिना बैटरी के हमने करंट प्रोड्यूस किया विद द मोशन, विद द मूवमेंट. मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना फेरेडे ने डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं EMI. अब हम इसका एक अलग वर्जन देखेंगे. अभी तक हमने देखा एक कॉइल थी और एक मैग्नेट था. अब हम देखेंगे दोनों ही कॉइल्स है. एक कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और दूसरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया. तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम. ये एक कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. तो इस वाली कॉइल को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. अब एक और कॉइल है, ये कॉइल 1 and this is coil 2. Now we'll connect this coil with a galvanometer. All right, this will be primary coil, क्योंकि फर्स्ट को हमेशा हम प्राइमरी बोलते हैं, सेकंड को सेकेंडरी बोलते हैं. दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल. अब देखो हमें क्या करना है. अब यस हमने कर दिया. अब अगर हम की को प्लग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे गैल्वेनोमीटर को. इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल? You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. जैसे हमने इससे करंट पास किया ना, तो आप देखोगे इसमें भी जंप आया. ये जो नीडल है ना, ये एकदम से जंप करने लग जाएगी. इसके करंट की वजह से ये भी जंप कर रही है, क्योंकि देखो ना दोनों कॉइल्स तो कनेक्टेड ही है ना. तो अगर हमने इसमें करंट पास किया है तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आया. फर्स्ट पॉइंट तो ये है इसमें कंक्लूजन का. और जल्दी से वो जीरो पे भी आ गई है. जैसे ही करंट स्टॉप हुआ है वो जीरो पे भी आ गई है. डिस्कनेक्ट कॉइल 1 फ्रॉम द बैटरी. अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने. देन व्हाट हैपेंस? ऑब्जर्व दैट द नीडल मोमेंटरली मूव्स बट टू द ऑपोजिट साइड. अब जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था तो ये सपोज राइट साइड में गई. जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा
तो सपोज ये लेफ्ट साइड में गई, तो देखो ऑपोजिट हो रहा है ना, अभी भी डिफ्लेक्शन। जब करंट फ्लो हो रहा है तो राइट साइड में जाएगी, अगर करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे तो ये ऑपोजिट साइड में जाएगी। इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल 2। अगर यहाँ पे हमने बंद कर दिया तो यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी। अब इस एक्टिविटी में हमने देखा कि कॉइल 1 रीचेस आइदर अ स्टेडी वैल्यू और जीरो। द गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर इसमें स्टेडी रहेगा करंट या जीरो रहेगा तो यहाँ पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 wherever the electric current through the coil 1 is changing, starting or stopping. Coil 1 is called the primary coil and coil 2 is known as the secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. जैसे जैसे कॉइल 1 में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज होगा। Hence the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current in it. This process by which changing magnetic field in a conductor induces a current in the another conductor is called electromagnetic induction. अब एक की वजह से दूसरे में इंड्यूस हुआ है, वहाँ पे तो मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा था, अब यहाँ पे इस कॉइल में चेंजेस की वजह से इसमें इंड्यूस हुआ है करंट, तो इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार फिर से रीड करो, फिर से शुरू से रीड करते हैं। देखो, कॉइल 1 को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, कॉइल 2 को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। As the current in the first coil changes, magnetic field associated with also changes. अगर हम कॉइल 1 में करंट को चेंज करेंगे तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। कॉइल 1 की बात हो रही है अभी। Thus the magnetic field lines around the secondary coil also change. अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। Hence the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced current in it. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है ना, इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट। इसमें करंट देखो, जब फर्स्ट कॉइल में हमने करंट को चेंज किया तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। अगर फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो सेकंड कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। अब इस चेंज की वजह से इंड्यूस करंट हुआ है कॉइल 2 में, इन कॉइल 2। तो देखो, फर्स्ट केस में हमने देखा था मैग्नेट के मोशन की वजह से चेंज हो रहा था करंट में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है करंट। वहाँ पे मोशन से इंड्यूस हुआ था करंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है करंट कॉइल 2 में। Hence the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced current in it. This process by which changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction. ये लाइन समझ आई? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI, electromagnetic induction. Changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction. In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. देखो, पहला केस हमने देखा ना, मूव करने से, बाहर मैग्नेट को मूव करने से चेंज हुआ था और इंड्यूस हुआ था करंट। अब हमने देखा, ये देखो, हमने दो केस पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, इधर वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये है सेकेंड पार्ट, ये है जिसमें कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करने की वजह से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो दो चीज़ों की वजह से EMI हो सकता है, आप हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो स्टेशनरी हो कंडक्टर, कंडक्टर जो हो वो फिक्स्ड हो। फर्स्ट केस में कंडक्टर फिक्स था ना, कॉइल तो फिक्स थी, हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से। तो दोनों केस हमने देखे। पहला केस तो ये था ना, फिर से देख लो, ये कॉइल है,
इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे इस कॉइल में, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ये था हमारा फर्स्ट केस जहाँ पे कंडक्टर फिक्स होता है। ये हमारा सेकंड केस जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चेंज हो रही है? करंट को चेंज करने से। तो जैसे फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की चेंज होने से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई और इसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ। तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल 2। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मेथड बाय विच on changing magnetic field lines in first coil, the current is induced in the second coil. We call it as electromagnetic induction. The induced current is found to be highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. फिर से जो हमने पहले देखा था, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इंड्यूस्ड करंट भी ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। और बस एक ही बात है ना, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थे तो फोर्स भी ज़्यादा था। इंड्यूस करंट कब ज़्यादा होगा? जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगे। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। जब कोई भी दो चीज़ें परपेंडिकुलर होंगी ना, तो जो तीसरी चीज़ होगी वो हाईएस्ट होगी। या तो फोर्स हाईएस्ट होगा या करंट हाईएस्ट होगा। जब फोर्स हाईएस्ट होगा तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और जब करंट हाईएस्ट है तो फोर्स को और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। In this situation, we can use a simple rule to know the direction of induced current. Stretch the thumb, forefinger, middle finger of the right hand. देखो, इसके लिए हमें राइट हैंड रूल यूज करना है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था। अगर हमें देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है तो हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। अगर हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है तो हमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करना है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट मतलब स्ट्रेचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बट वैसे डिफरेंस है। पहला है, अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है तो हमें कौन सा रूल यूज करना है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये वाली जो फिंगर्स थी ना, FMC, ऐसे रखिए तीनों को परपेंडिकुलर, तो इससे हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर हमें इंड्यूस्ड करंट पता लगाना है तो हमें राइट हैंड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करना है। सेम है, तीनों को ऐसे ही स्ट्रेच करना है। तो in this situation we can use a simple rule to know the direction of induced current. Stretch the thumb, forefinger, middle finger of the right hand so they are perpendicular to each other. Thumb will represent the movement of conductor. This will represent the magnetic field and this will represent the current. तो ये है मूवमेंट के लिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ये है करंट के लिए। C, देखो बीच वाली फिंगर C ही है, मिडल फिंगर। यहाँ पे भी C थी ना और यहाँ पे भी C है, तो मिडल फिंगर तो C ही रहेगी। बस डिफरेंस इन दोनों में है। और ये भी मैग्नेटिक है, इसमें भी M था, इसमें भी M रहेगा। बस ये जो है ये मूवमेंट के लिए। सो एज शोन इन फिगर, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की और ये होगी डायरेक्शन की या फिर फोर्स की। सेम ही बोल सकते हो, FMC। बस ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है, अगर कंडक्टर ऊपर मूव कर रहा है तो ऐसे रखेंगे, बस परपेंडिकुलरली रखना है आपको। ऐसे 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 कैसे भी रख सकते हो। ये होगी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट नहीं इंड्यूस्ड करंट। So the middle finger will show the direction of induced current. This is known as Fleming's left right hand rule. तो देखो एक बार फिर से डिफरेंस देख लो ताकि क्लियर हो। ये समझ आ गया ना आपको? अगर कॉइल 1 में करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी तो कॉइल 2 में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आया। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेकिन अगर हमें मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता लगाना है तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किस लिए होता है? फोर्स के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। बस यही डिफरेंस है लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड रूल में। लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है फोर्स पता लगाने के लिए, इसमें हमें अपनी फिंगर्स को
करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एडजस्ट करना है, तो जहाँ पे भी थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। इसमें हमें अपनी फिंगर्स को इंड्यूस करंट निकालना है ना, तो क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड बची और करंट बचा, फोर्स बचा। उन दोनों में हमें अपना थंब को और फोर फिंगर को एडजस्ट करना है, तो मिडल फिंगर कहाँ पॉइंट आउट करेगी, इसमें मिडल फिंगर पॉइंट आउट करेगी टुवर्ड्स इंड्यूस्ड करंट। मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस्ड करंट को, और यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स। So that is all about Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, electromagnetic induction, और एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेफ्ट कब यूज़ करना है, राइट कब यूज़ करना है। तो राइट करंट के लिए देखो ऐसे याद रख लो, आरसी होती है ना स्कूटी वगैरह की, आरसी, और यहाँ पे एफएल या एलएफ, कुछ भी एक चीज़ याद रखो, ये ज़्यादा इजी है, आरसी। राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल किस लिए, करंट को पता लगाने के, आरसी। इससे एक ही ट्रिक से कभी भी ना, जैसे दो डिफरेंस हो ना, तो एक याद किया करो, दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा, लेफ्ट किस लिए होगा, फोर्स के लिए होगा, राइट किस लिए, करंट की। सो दैट इज ऑल about Fleming left hand rule, right hand rule, electromagnetic induction. Now I think only 2 more videos we will take and we'll finish this chapter. Alright then, that's all for today. Thank you for watching. Bye bye, see you in the next one. And if you have any doubts, do comment down below, and if you want me to practice some questions, NCERT exercise in text question, then do comment down below. Alright then, thank you, bye bye.